हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिकेश अशोक दुबे। हम लोग 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 10 का 10.6 डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का 4th पार्ट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें हम 10.6 में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये जो लेसन है अल्काइल हैलाइड का लेसन है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। इसमें आप केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो हम अल्काइल हैलाइड का ही देखने वाले हैं, यानी हाइड्रोजन्स का ही देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो है वो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स ना। उसके बाद हमारा 10.6 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड डीहाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है, जिसमें हमें सब्जे फ्रूट बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आर ऑफ न्यूट्रल टाइप इन एक्वस मीडियम। बोलने का मतलब है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एक्वस मीडियम में। यानी अगर आपके पास हेलो एल्केन्स का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो मेनली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ऑन वार्म विद द एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोवेलेंट बॉन्डेड हैलोजन इन हेलो एल्केन्स इज कन्वर्टेड टू द हैलाइड आयंस। इसमें क्या होता है कि अगर आप उसे गर्म करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, किसको, हेलो एल्केन्स को, अगर आप एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो यहाँ पे मेरा सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है, अगर उसके साथ में इसको गर्म करता हूँ, हाँ, हेलो एल्केन्स को हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करता हूँ, वार्म करता हूँ, हीट करता हूँ, तो क्या होगा, जो हेलो एल्केन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेड टू द हैलाइड आयंस। हेलो एल्केन का ये जो हेलोजन है वो निकल के बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा और ये हैलाइड आयन मिलेगा। हैलाइड आयन मिलेगा इन द सेंस, अगर आपने सोडियम लिया है तो सोडियम हैलाइड मिलेगा और पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम हैलाइड मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन के लिए एक बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है मिथाइल क्लोराइड CS3, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिया है CS3 और क्लोरीन लिया हुआ है, किसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन में अगर NaOH के साथ कराता हूँ तो पॉसिबल क्या है, मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाँ, मिथेनॉल CS3OH एंड NaCl मिलेगा, ठीक है। तो यह हमारा रिएक्शन है, आप याद कर लें, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When this reaction mixture is acidified by adding the dilute nitric acid or silver nitrate solution is added, a precipitate of the silver halide is formed which confirm the presence of the halogen in the original organic compound। अब क्या कह रहा है, ये जो आपका हैलाइड आयन बना है, इस हैलाइड आयन को हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो इन दोनों के मिक्सचर की वजह से क्या होगा, जो सिल्वर है वो इस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और पीपीटी बनाएगा, यानी प्रिसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी बनाएगा जो कि वाइट कलर का होगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। इससे हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हैलाइड आयन प्रेजेंट हैं। अगर आप NaOH लेते हो, उसको भी सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे, ओके, NaCl को, तो भी आपको प्रिसिपिटेट मिलेगा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे NaCl के अंदर क्या है, हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इस रिएक्शन को हम फर्दर करते हैं। अगर मैं अब इसको कंफर्म करने के लिए कि मेरे पास हैलाइड आयन है कि नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, HNO3 और AgNO3 के सॉल्यूशन में डालूंगा। इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, AgCl पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, ओके, AgCl2 मेनली मिलता है एंड यह हमें पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, जिससे कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हैलाइड आयन प्रेजेंट है। इससे क्या पता चलता है कि हैलाइड आयंस आर प्रेजेंट। प्रिसिपिटेट, पीपीटी मीन्स प्रिसिपिटेट। अभी हम लोग देखने वाले हैं 10.6.2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सब्सट्रैक्ट is replaced by another group to get product with no change in a state of hybridization of that carbon, such reaction is called the substitution reaction। बच्चों, substitution reaction का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है
उस कार्बन में कोई तो सब्सट्रैक्ट आपका लगा हुआ है, लेकिन उसको एक दूसरा ग्रुप आके चेंज करता है, उसको हटा के -X कर देता है और आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ हुआ? ये X की जगह NU आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। हाँ, कैन यू रिकॉल? क्या तुम रिकॉल कर सकते हो? हमें रिकॉल करना है कुछ बातें। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग? इन दोनों फॉलोइंग में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या आप वो पता लगा सकते हैं? थर्ड है, इज द कार्बन कैरिंग हाइड्रोजन इन अल्काइल हैलाइड एंड इलेक्ट्रोफिलिक और अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? ये पूछ रहा है कि जो कार्बन होता है, एक कार्बन है जिसने हाइड्रोजन लिया है अल्काइल हैलाइड में, तो ये जो कार्बन है क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है? कार्बन क्या होता है यहाँ पे? वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। चलिए फिर इन सवालों के जवाब के लिए हमने एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन बना के रखा है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच द फंक्शनल ग्रुप of a one chemical compound is substituted by another group, or it's a reaction in which involves the replacement of one atom or a molecule of a compound with the another atom of a molecule or compound। देखिए गाइस, ये डेफिनेशन है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी केमिकल कंपाउंड का, उसको हटा के दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसकी जगह पे लगाना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, मेरे पास है RX है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक सब्स्टिट्यूशन आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये क्या करता है, इस R के ऊपर अटैक करता है और इस X को बाहर निकाल देता है। X माइनस हो जाता है, RNU बन जाता है। तो इस X की जगह कौन आ गया है? न्यूक्लियोफाइल आ गया है। तो अब मैं इस पूरे रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? ओके, नेक्स्ट है, इज अ कार्बन कैरिंग हाइड्रोजन इन अल्काइल हैलाइड एंड इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विद द एक्सेप्शन ऑफ द आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन, बट बाकी के जो हाइड्रोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सब क्या होते हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दिस फंक्शनल ग्रुप इज पोलराइज सो दैट द कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। अब हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये पोलराइज होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है। तो ये कैसे बॉन्ड होते हैं मेरे? पोलार बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, या पोलराइजेशन का मतलब ही होता है चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे दो चार्ज सेपरेट होते हैं। तो इसमें से जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। यानी दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल। ओके, नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारा पहला रिएक्शन है यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस OH की जगह Cl आ गया है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो क्या है? एडिशन रिएक्शन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन रिएक्शन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो CX बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाँ, द कार्बन इन CX बॉन्ड इज पॉजिटिवली पोलराइज्ड। अभी हमने देखा बैकग्राउंड में कि कार्बन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज से पोलराइज होता है। इन अदर वर्ड CX बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जो यहाँ पे अदर वर्ड्स में बोलूँ, जो CX में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कार्बन कैसा होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इट हैज़ देयरफॉर अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। इसकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने की। आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है। ये जो अल्काइल हैलाइड होता है ये रिएक्ट करता है वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल से एंड टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये आपको SN रिएक्शन देता है। ये आपको क्या देता है बच्चों? SN रिएक्शन देता है। SN रिएक्शन मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। This reaction is represented in a general form as shown in below।
ये जो रिएक्शन है ये आपको जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है, यही अभी तक मैं आपको दिखा रहा था। दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज माई अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जो हलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। इस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, एक नया आपको ग्रुप मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, उसमें क्या होगा, और हाइड्रोजन्स बाहर होंगे। When a substrate react fast, it is said to be reactive. अगर आपका सब्सट्रैक्ट बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रिएक्टिव। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड इन SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है सब्सटीट्यूशन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी आपका जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है या टर्शरी कार्बोकटायन है। द कार्बन एंड द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, इन अदर वर्ड रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय दोज टू फैक्टर एज शोन बिलो। तो क्या होता है, ये जो कार्बन नेचर है हाइड्रोजन बनता है, अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, ये जो रिएक्टिविटी है ये इन्फ्लुएंस करेगा किसको, दो फैक्टर्स को जो आपको नीचे दिखाया गया रहेगा। पहला है टर्शरी अल्काइल हलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, एंड सेकेंडरी अल्काइल हलाइड इज मोर रिएक्टिव देन अ प्राइमरी अल्काइल हलाइड। और अगर मैं हलाइड्स की बात करूँ तो हलाइड्स में alkyl iodide is more reactive than the alkyl bromide and alkyl bromide is more reactive than the alkyl chloride. ये एग्जांपल हैं सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अल्काइल हलाइड एज शोन इन द बिलो, टेबल नंबर 10.3। चलिए टेबल नंबर 10.3 को डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कुछ रिएक्टिविटीज़ को ले लिया है। ये 10.3 है जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हलाइड है जो RX है, यह हमारा रिएजेंट है NaOH और KOH। हमारा रिएजेंट क्या है, NaOH या KOH। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, ये आपका रिएजेंट हो गया, ये आपका अल्काइल हलाइड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर आपका अल्काइल हलाइड NaOH से रिएक्ट करता है, यानी आपका की स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हलाइड लिया आपने, उसको रिएजेंट से रिएक्ट करा और यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। अल्काइल हलाइड NaOH या KOH से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल और सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ तो मैं बता देता हूँ, ये जो X यहाँ पे, ये जो X और Na है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या, R और OH। तो R और OH एक साथ आके अल्कोहल बना लेंगे और X और Na जो निकल गए हैं वो आपको सॉल्ट बना के दे देंगे। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है, आपके पास अल्काइल हलाइड है। अल्काइल हलाइड अब आपका सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों। यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोक्साइड के साथ आपको ईथर मिलेगा, ठीक है, और Na मिलेगा, यहाँ पे भी सॉल्ट मिलेगा। अब आपका अल्काइल हलाइड सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको ईस्टर मिलेगा और सिल्वर हलाइड का प्रिसिपिटेट बनके बॉटम में बैठ जाएगा। अल्काइल हलाइड यहाँ पे एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। प्राइमरी अमाइन को और मैं रिएक्ट कराता हूँ तो सेकेंडरी, और रिएक्ट कराता हूँ टर्शरी, क्वाटरनरी अमाइन तक मिलता है। यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट मैं ये आपको आपके टेक्स्ट बुक से दिखा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अल्काइल हलाइड है, अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलेगा, नाइट्रिल या अल्काइल नाइट्राइड मिलेगा और KX यानी सॉल्ट मिलेगा। अब अगर आप अल्काइल हलाइड का सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलेगा और सिल्वर का प्रिसिपिटेट डाउन द ग्रुप जाएगा। अल्काइल हलाइड लिया आपने, उसका रिएक्शन आप पोटेशियम नाइट्रेट के साथ करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, तो आपको अल्काइल नाइट्राइट मिलेगा और KX मिलेगा। RX का आप सिल्वर नाइट्राइट के साथ करा रहे हैं तो नाइट्रो अल्केन्स और अल्काइल हलाइड्स आपको मिल जाएंगे ना। क्या आप लोगों को पता है, साइनाइड आयन इज कैपेबल ऑफ द अटैकिंग थ्रू मोर देन वन कार्बन साइड। जो साइनाइड आयन होता है उसके पास दो अटैकिंग एटम्स होते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे कार्बन से और ज़रूरत पड़ने पे नाइट्रोजन दोनों से ही अटैक कर सकता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाता है, यही चार्ज जब यहाँ पे जाता है तो ये चार्ज कार्बन पे आ जाता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ग्रुप होता है। सच न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है कि एक ही समय पे दो कैरेक्टर्स को शो करना। यहाँ पे एक ही समय दो अटैकिंग सेंटर है, इसके वजह से हम ऐसे सेंटर्स को, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। पोटेशियम साइनाइड इज प्रोमिनेंटली आयनिक K Cn-Ni and provides
साइनाइड आयन। अगर मेरे पास पोटेशियम साइनाइड है, इस केस में जो पोटेशियम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। बच्चों इस केस में क्या होता है, ये जो आपका पोटेशियम है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पॉजिटिवली चार्ज के बाजू में कौन है, कार्बन है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये क्या करेगा, अब कार्बन इज अ न्यूक्लियोफिलिक, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन है। इस केस में पोटेशियम के केस में कार्बन मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरफ प्रोवाइड करेगा और साइनाइड आयन देगा, और क्या देगा, बोथ द कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कैपेबल ऑफ द डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही कैपेबल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने के लिए, किसको, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को, बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है कि अगर मैं देखूं कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, अटैक ऑक्योर्ड थ्रू द कार्बन एटम इन साइनाइड ग्रुप फॉर्मिंग अल्काइल साइनाइड। क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, तो अटैक होता है कार्बन एटम से, तो साइनाइड ग्रुप अल्काइल साइनाइड फॉर्म करेगा। साइनाइड ग्रुप अटैक करेगा, कार्बन अटैक किया तो साइनाइड बनेगा और अल्काइल साइनाइड आपको मिल जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। अल्काइल साइनाइड आपको कैसे मिलेगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट। हाउएवर अगर आपके पास सिल्वर साइनाइड है यानी AgCN है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या है, जो भी आपका मेनली कोवेलेंट बॉन्ड एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, कार्बन और सिल्वर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड आप लोग देख रहे हैं दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो नाइट्रोजन फ्री है यहाँ पे। इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन फ्री होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। हेंस इसके वजह से अटैक ऑक्योर थ्रू द नाइट्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोसाइनाइड। इस केस में नाइट्रोजन अटैक करता है और आइसोसाइनाइड ग्रुप फॉर्म करता है। अनदर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज नाइट्राइड आयन विच कैन अटैक थ्रू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्राइड आयन्स हैं यानी NO2, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से ही अटैक पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट गिव द नाइट्रोअल्केन वेयर द सोडियम नाइट्रेट दे गिव अल्काइल नाइट्राइट। एक्सप्लेन गाइस, ये होमवर्क है, आप लोगों को करके आना, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 10.6.3 मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है ये देखेंगे। कैन यू टेल व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। चलिए फिर इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है। क्या है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमने यहाँ पे दोनों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिस्टिंग्विश बिटवीन ले लिया है। इट इज़ अ वेरी इजी, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। चलिए पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज सम ऑफ द पावर राइज्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द रेट एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि मैं सम कर दूंगा पावर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जो रेट एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलना चाहूँ तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ये बताता है कि किसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, कितने आपके रिएजेंट्स इन्वॉल्व हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल्स इन्वॉल्व है, रिएक्शन का ऑर्डर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो गया और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपका नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड हो गया जो हर स्टेप में टेक पार्ट कर रहे हैं। ओके नाउ अब क्या है हमारे पास सेकंड पॉइंट, अगर मैं देखूं तो सेकंड पॉइंट दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हमें पता चलता है जिसकी मदद से हम कोई भी रेट एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। इट इज़ अ थेरोटिकल कंसेप्ट, ये थ्योरी के ऊपर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये थेरोटिकल कंसेप्ट होता है, ये थ्योरी के ऊपर बेस होता है। ओके नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये जीरो हो सकता है, ये फ्रैक्शनल और इंटीग्रल दोनों ही हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फंक्शनल। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी और कभी भी फंक्शनल फ्रैक्शनल नहीं होगी। ओके नाउ
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पास नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पास नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, बट मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉलिक्युलैरिटी कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। इट इज असाइंड बाय फॉर ओवरऑल रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए असाइन किया जाता है, लेकिन जो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन है इट इज असाइन फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन जो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता है ये एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए होता है। हर स्टेप में मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते रहते हैं। ओके, यानी हर स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर सूडो ऑर्डर्स। ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और सूडो ऑर्डर्स के ऊपर भी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन जो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म ओनली आयंस और मॉलिक्यूल्स विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम रिपल्सिव फोर्स एंड गेट क्लोजर इनफ टू रिएक्ट। क्या होता है, जो आपके आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या होते हैं आपके पास आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए कि वो अपने रिपल्सिव फोर्स, देखिए किसी भी आयन या मॉलिक्यूल्स के पास दो फोर्स होते हैं, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव। तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि वो रिपल्सिव फोर्स से ओवरकम हो गया, ओवरकम यानी रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो गया, और वो दूसरे आयन या मॉलिक्यूल्स के इतने पास आ गया कि वो आपस में रिएक्ट कर गए। वो आपस में क्या हो गए? रिएक्ट कर गए। केमिकल इक्वेशंस डिस्क्राइब रिएक्शन बट डू नॉट शो द रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि ये क्या है, H2I2, दोनों ही गैस है, रिएक्ट होके 2 मोल्स ऑफ HI गैस बन गए। इसमें मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चला बट मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता चला। ये मेरा केमिकल इक्वेशन है बट इसमें मुझे कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुआ? द रिएक्शन मैकेनिज्म इज द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर बाय विच द ओवरऑल रिएक्शन चेंज ऑक्योर। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप हर एक जो सीक्वेंस है रिएक्शन का, ओवरऑल रिएक्शन उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे H 2 बार है, वो I2 के साथ रिएक्ट होता है। अब क्या होता है, HI बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे HI कितनी बार बॉन्ड बना लेते हैं? 2 बार, तो 2HI मिल गया। तो ये जो हमने डिस्कस किया, दिस इज अ मैकेनिज्म एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन स्कीम इक्वेशन। ओके, नाउ गाइस आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ बैक टू द पॉइंट। नाउ द चेंज में ऑक्योर इन अ वन और मोर स्टेप, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप में चेंजेस हो सकते हैं। वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ कि जैसे SN1 रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस मैकेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो दो मैकेनिज्म होता है ये ऑब्जर्व हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसको हम, इन दो मैकेनिज्म्स को हम डिनोट करते हैं SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखेंगे क्या है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म को। यह SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव द मिथेनॉल follow a second order kinetics, that is the rate of the reaction depend on the concentration of the two reacting species, mainly methyl bromide and hydroxide. Hence it is called the substitution reaction bimolecular SN2 या bimolecular nucleophilic substitution reaction। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायमोलिकुलर, यानी मैं इसको
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर को ऐसे बोल सकता हूँ क्या? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकता हूँ, डेफिनेटली 100% बोल सकता हूँ। तो यही है मेरा SN2 रिएक्शन। ये बायोमोलिकुलर क्यों बोला है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड के बीच में हो रहा है। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें मेरा मिथाइल ब्रोमाइड एंड कौन कौन रिएक्ट हो रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड के ऊपर, टू रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों ही रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड करे, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके किसके? मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है और इसी के लिए इस रिएक्शन को हम SN2 बोलते हैं। SN2 का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर। यानी मैं यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मेरा SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड इस मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर अटैक करेगा, ये Br चला जाएगा। तो अब क्या हो गया? इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। यानी मेरे पास मिथेनॉल कितना बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड कितना है। समझ में आया? इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ब्रोमाइड आयन आ गया। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? यानी रेट इज इक्वल टू K इज द रेट कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पे K क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिथाइल ब्रोमाइड मल्टीप्लाई बाय द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। यानी माई रेट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Rate of a chemical reaction is influenced by the chemical species taking part in a slowest step of its mechanism। अभी ये जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? केमिकल स्पीशीज से इन्फ्लुएंस होता है जो टेक पार्ट करते हैं इन अ स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप जो है रिएक्शन का, इन द अबो रिएक्शन द टू रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड बोथ आर फाउंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे दिए हुए ऊपर वाले रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं जो प्रेजेंट हैं बोथ, और ये दोनों ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। यानी दिए हुए रिएक्शन में दो रिएक्टिंग स्पीशीज है और दोनों के दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रिएक्शन है वो कैसा है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसे हम कहेंगे विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द स्लो स्टेप। इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसे हम स्लो स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं, यानी स्लो स्टेप बोल सकते हैं। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट द टू चेंजेस मेनली, ये फर्दर क्या इंप्लाई करता है कि दो चेंजेस हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एट अ कार्बन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वन स्टेप रिएक्शन है ये मेरा रिएक्शन। कैसा है? तो वन स्टेप रिएक्शन के अंदर क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग कार्बन के साथ साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम होता है। एक ही समय पे बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ही समय पे बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस SN2 मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर 10.4। अब ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये आपको 10.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिया है मेरा? दिस इज माई कार्बन, दिस इज माई हाइड्रोजन अबो द प्लेन, दिस इज माई हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, दिस इज माई हाइड्रोजन विथ द कार्बन, एंड ये वाला जो ब्रोमीन है ये कार्बन के ही प्लेन में है। ठीक है ना? अब क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक मारता है, सेम टाइम पे ये ब्रोमीन निकल जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एट द सेम टाइम बॉन्ड मेकिंग एंड सेम टाइम बॉन्ड इज ब्रेकिंग। तो SN2 में आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। और इस प्रकार का इन्वर्जन इन प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों? इन्वर्जन इन प्रोडक्ट हुआ है। दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया SN2 मैकेनिज्म क्या है? कुछ भी डाउट हो गाइज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम। क्या देखेंगे? कुछ साइलेंट फीचर्स हैं SN2 मैकेनिज्म का। पहला है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म।
SN2 रिएक्शन कैसा मैकेनिज्म है? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। यानी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में क्या होगा? साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन होगा। एक ही समय पे बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ही समय पे बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है। ओके, इसके लिए मुझे हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देगा। जो क्या देगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देगा। ओके, नाउ तो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा कार्बन पे और अंडरगो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फ्रॉम द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप। दिस इज टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन। ऐसा क्यों होता है? अवॉइड करने के लिए स्टेरिक रिपल्शन। अगर क्या होगा, जिस जगह, अभी मान लीजिए कि ये मेरा कार्बन है, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, और अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल इस जगह से ही अटैक करेगा तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों ही बल्कि दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों के ही बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिसके वजह से फ्रंट अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्टेरिक रिपल्शन को, मतलब इस स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिपल्शन ड्यू टू द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल्स आर बल्की ग्रुप। तो जिसके वजह से रिपल्शन होगा, इसे स्टेरिक रिपल्शन भी कहते हैं। तो बैक साइड जब अटैक होगा तो स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा। और ये कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? SN2 में देखने के लिए मिल रहा है। स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्शन है वो किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच में होता है। स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देखने के लिए मिलता है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच में। नाउ इन द ट्रांजिशन स्टेट, बच्चों अब TS मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू द कार्बन। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों ही कार्बन से बॉन्डेड होते हैं विथ पार्शियल बॉन्ड एंड कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिनके पास पार्शियल बॉन्ड होता है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। दोस्त द टोटल नेगेटिव चार्ज इज डिफ्यूज, जिसके वजह से जो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटाकोऑर्डिनेट कार्बन having the 3 sigma bonds in one plane making the bond angle of 120 degree with each other and 2 partial covalent bonds aligned perpendicular to the plane। देखिए क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन स्टेट में the transition state contains pentacoordinate carbon having the 3 sigma bonds in one plane making bond angle of 120 degree with each other and 2 partial covalent bonds along a line perpendicular to this plane। अब देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे वापस से आपको डायग्राम के पास लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों ये क्या है? मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो प्लेन है दिस इज बिलो द प्लेन, ये मेरा बिलो है एंड दिस इज अबो द प्लेन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? बिलो के लिए ऐसे ऐसे लाइंस मार देता हूँ। दिस इज माई बिलो द प्लेन, दिस इज माई अबो द प्लेन। ओके, ये क्या है? मेरा अबो द प्लेन है एंड दिस इज अलॉन्ग विद द कार्बन। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये मेरा पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। हाँ, इन वन प्लेन, ये तीनों ही एक ही प्लेन में है। ये तीनों कहाँ पे हैं बच्चों? एक ही प्लेन में है, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री और यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री। ओके ना, लेकिन यहाँ पे 2 और बॉन्ड्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास 2 और बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं? कौन कौन से? एक ये पार्शियल, मेरे पास 2 पार्शियल बॉन्ड्स हैं। ओके, 2 पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज 1 एंड 2 पार्शियल, पार्शियल यानी आधा कोवेलेंट बॉन्ड है जो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये कैसे हैं? ठीक है, आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। आप इसे विजुअलाइज करके देख सकते हैं। एक ही प्लेन है, परपेंडिकुलर बोला तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पार्शियल बॉन्ड्स, ओके, एंड दिस आर द प्लेनार बॉन्ड्स, है ना? जो 3 बॉन्ड्स हैं वो आपके सेम प्लेन में आ जाएंगे एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर हैं ये किसके परपेंडिकुलर हैं? दिस 2 आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी छोटी सी बात है, याद रख।
एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट, when SN2 reaction is brought about a chiral carbon an optically active substrate. जब SN2 रिएक्शन अगर आप कर रहे हो किसके साथ, कायरल कार्बन के साथ, उसके पास ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, प्रोडक्ट इज फॉर्मेड हैव द ऑप्टिक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू दैट ऑफ द सब्सट्रैक्ट. तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा जो आपका सब्सट्रैक्ट का था. सब्सट्रैक्ट यानी स्टार्टिंग मटेरियल, जो स्टार्टिंग मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन था उसके अपोजिट आपको प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा. In other words, SN2 reaction is found to be product with the inversion of configuration. अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो जो SN2 रिएक्शन है वो कहाँ पे फाउंड हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. SN2 आपको क्या देगा, सिंपल सी बात है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देगा, क्योंकि ये बैक अटैक करता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है. ओके, ठीक है, स्टेरिक और या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण, इसीलिए आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज लाइक फ्लिपिंग ऑफ द अम्ब्रेला. ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप अम्ब्रेला को खोलते हो और उल्टा कर दो. कभी देखिए अगर आपने अम्ब्रेला खोला हुआ है बारिश में और हवा के कारण अगर अम्ब्रेला उल्टा हो जाए, वो जिस तरीके से दिखाई देगा उसी तरीके से यहाँ पे फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला आप इमेजिन कर सकते हो. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अम्ब्रेला फ्लिप हो गया है. दिस इज नोन एज द फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. यहीं पे आपका फ्लिप हो गया अम्ब्रेला जिस तरीके से यहाँ पे फ्लिप हो गया है, इसी तरीके से इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. इट इज़ नोन एज द वॉल्डन इन्वर्जन. इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं. इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यानी इस पूरे सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या था, लाइक इट इज़ लाइक द फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. इट इज़ नोन एज द वॉल्डन इन्वर्जन. द इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. मतलब ये गाइस जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलेगा. ओके, नेक्स्ट है ना स्टूडेंट्स, हम लोग SN1 मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे. द रिएक्शन बिटवीन, ये जो रिएक्शन है मान के चलिए यहाँ से BE-SN मैकेनिज्म. नाउ द रिएक्शन बिटवीन द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस टू गिव द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. मतलब ये क्या कह रहा है, जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शियरी कार्बन, यानी यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल मैंने लिया है, ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन होगा. वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन. अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन क्यों है, दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज. इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक स्पीशीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एक स्पीशीज़ के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स. अब इसमें और वो कौन है जिसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये है तुम्हारा सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स. इस सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म डिपेंड होगा, जिसके अंदर टर्शियरी कार्बन होगा. ओके, टर्शियरी हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड होगा और रिएक्शन करेगा. तो यहाँ पे मुझे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा. यहाँ पे मुझे क्या मिला, टर्शियरी अल्कोहल, और यहाँ पे ब्रोमाइड का आयन रिलीज हो गया. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट टू द मोलार कांस्टेंट इनटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. यही है SN1 रिएक्शन, और कुछ इसकी बातें हैं जो हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे. इट कैन बी सीन इन दिस रिएक्शन. अब हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देख ही लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ओनली एक सब्सट्रैक्ट का अपीयर हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में. पूरे रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही सब्सट्रैक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं ना हम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट. अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल का, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा रिएक्शन रेट को. किसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को. इन अदर वर्ड्स, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड बाय अ 2-स्टेप मैकेनिज्म. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टर्शियरी ब्रोमाइड है वो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा 2 स्टेप मैकेनिज्म्स में. ये स्लो स्टेप होगा जिसमें CX बॉन्ड सब्सट्रैक्ट का हेट्रोलिसिसली ब्रेक होगा. हेट्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज होगा, किसका, CX बॉन्ड का. कार्बन हैलाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस देगा, यानी द बॉन्ड क्लीवेज इन विच टाइप, हाइड्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज आर टेकिंग प्लेस. ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है. हाइड्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, हाँ,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर फॉर्मेड, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज हैलाइड आयंस के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। एंड क्या होगा दूसरा, ये तो फर्स्ट स्टेप होगा, दूसरा क्या होगा, द subsequent first step, the nucleophile use its electron pair to form a new bond with the carbon undergo the change। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो न्यूक्लियोफाइल है, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और सब्सट्रैक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज से एक नया बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अंडरगो चेंज की जगह यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड आर ब्रेकिंग, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड आर फॉर्मिंग। हम कह सकते हैं कि स्टेप 1 इज अ स्लो स्टेप एंड स्टेप 2 इज द फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लो स्टेप है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो स्टेप, इट इज इंटरकन्वर्टेबल रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 2 इज अ फास्ट स्टेप, हियर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक आर टेकिंग, इट इज अ फास्ट स्टेप, ओके। दिस इज माई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ये मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, पहला, दिस इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड इज अ स्लो एंड रिवर्सिबल। फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म अ प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, पहला स्टेप देखिए, जो हाइड्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है यहाँ पे पहला स्टेप रिवर्सिबल और स्लो स्टेप है, इसमें प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर। इन द फास्ट सेकेंड स्टेप, यानी सेकेंड स्टेप फास्टली होगा, एकदम जल्दी से हो जाएगा। सेकेंड स्टेप आपका फास्ट स्टेप है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, जिससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ है, व्हेन SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ chiral carbon on an optically active substrate, the product formed is nearly racemic। जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है उसकी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट देता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर होता है, इसका मतलब कि आपको D और L इक्विवेलेंट अमाउंट में फॉर्म होके मिलते हैं, एक ही सामान में आपको D और L कॉन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। दिस इंडिकेट दैट द SN1 रिएक्शन प्रोसीड मेनली विद द रेसेमाइजेशन। इससे पता चलता है कि जो SN1 रिएक्शन है वो रेसेमाइजेशन के ऊपर बेस है। दिस मीन्स बोथ द एनाइंशोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्मेड ऑलवेज और इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एनाइंशोमर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में फॉर्म होता है। रेसेमाइजेशन इन SN1 रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जब रेसेमाइजेशन SN1 में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। जब प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अटैक पॉसिबल होते हैं। आगे और पीछे से दोनों जगह से अटैक होने के कारण प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर तो इन्वर्जन और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर अटैक प्लेनार कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर साइड विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द बोथ एनाइंशोमर ऑफ द प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा प्लेनार कार्बोकैटायन के ऊपर, आइदर साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इसका नतीजन रिजल्ट क्या निकला कि फॉर्मेशन हो गया दोनों, बोथ एनाइंशोमर फॉर्म हो गए प्रोडक्ट में। यूज योर ब्रेन पावर, अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल कीजिए। ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ 2 प्रोडक्ट। तुम्हें 2 प्रोडक्ट के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने हैं। ऑब्टेन व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट विद द OH बाय SN1 मैकेनिज्म। और ये आपको कैसे मिलेगा, जब आपका कंपाउंड A रिएक्ट करेगा OH के साथ। OH आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, A आपका सब्सट्रैक्ट है, SN1 मैकेनिज्म की मदद से। तो A जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको A जो है वो टर्शरी, आपका जो कंपाउंड A है वहाँ पे ये आपका टर्शरी कार्बन है जिससे आपका ब्रोमीन अटैच है। तो अगर फर्स्ट स्टेप में ये ब्रोमीन निकल जाता है बाहर तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे ये आपका प्लस हो जाएगा फिर, और इस ब्रोमीन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब मेरा OH जो है वो आइदर साइड से अटैक कर सकता है, वो यहाँ से भी फ्रंट अटैक भी कर सकता है और वो यहाँ से बैक अटैक भी कर सकता है। बैक अटैक करेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा।
फ्रंट अटैक करेगा तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो बैक अटैक से मैं इसको पहला बोलता हूँ। पहले उसने बैक अटैक किया तो क्या मिला आपको, OH यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपके ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, ये फर्स्ट है, ये वाला आपका सेकंड है। ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोगों को ये राइट डाउन करके ले लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मतलब राइट डाउन आपको करके दिखाया है। दिस इज़ माई 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्मेट व्हेन द कंपाउंड बी रिएक्ट विद द OH बाय SN2 मैकेनिज्म। गाइस SN2 मैकेनिज्म काफ़ी आसान है, इसमें इन्वर्जन इन प्रोडक्ट दिखाना है। बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर से करके लेके आना है। फैक्टर इन्फ्लुएंस द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ऐसे फैक्टर्स जो दोनों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, SN1 और SN2 दोनों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। नेचर ऑफ द सब्सट्रैक्ट डिपेंड करता है कि आपका सब्सट्रैक्ट क्या है। SN2, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेट एंड दोस क्राउडेड सीन इन द 10.4। अभी अगर मैं SN2 की बात करता हूँ तो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है SN2 मैकेनिज्म का, वो ट्रांजिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी लगभग 5 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 आपका ब्रेकिंग और मेकिंग के बॉन्ड होते हैं, डैश होते हैं, सेमी बॉन्ड्स होते हैं, और वो बहुत ही क्या होता है, क्राउडेड होता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता है। तो रिजल्ट क्या होता है SN2 मैकेनिज्म में, वो सिर्फ प्राइमरी हैलाइड को ही फेवर करेगा। यानी SN2 जो रिएक्शन है उसमें हमेशा प्राइमरी हैलाइड ही फेवरेबल होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के पास थोड़ा क्राउड कम होता है ना। क्राउड कम होने के कारण क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म आसानी से हो पाएगा। एंड लीस्ट फेवरेबल इन द टर्शरी हैलाइड, और SN2 मैकेनिज्म कम फेवरेबल होता है, मतलब टर्शरी हैलाइड के लिए। टर्शरी हैलाइड के ऊपर वो कम अटैक करने को देखता है। SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी हैलाइड के साथ अच्छे से काम करता है, सेकेंड और टर्शरी के साथ काफ़ी कम काम करता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी हैलाइड काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, तो अटैक डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं SN1 की बात करूँ तो इसमें जो प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, ये फॉर्म करता है SN1 रिएक्शन। इसके पास कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होता, इसके पास बल्कि अल्काइल ग्रुप होता है जो आसानी से अकोमोडेट हो जाता है प्लेनार कार्बोकैटायन के ऊपर, जो कि आपने फिगर 10.5 में देखा हुआ होगा। यानी इसमें क्या है, प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है SN1 में, तो कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होता, तो बल्कि ग्रुप आसानी से प्लेनार कार्बोकैटायन के ऊपर आइदर साइड से अटैक कर सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवरेबल इन द टर्शरी हैलाइड। तो SN1 मैकेनिज्म जो है वो टर्शरी हैलाइड के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, एंड लीस्ट फेवरेबल इन द प्राइमरी हैलाइड, और वो इतना अच्छा प्राइमरी हैलाइड पे काम नहीं करता। फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ relief from the steric crowding present in the tertiary halide substrate. फिगर 10.6 में इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सट्रैक्ट देखेंगे इन SN1 एंड SN2 में। A ट्रांजिशन स्टेट के बारे में है जो कि SN2 में देखने के लिए मिलता है। B कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है जो कि आपको SN1 में देखने के लिए मिलेगा। यानी मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। दिस इज अबाउट द SN2। ये किसके लिए बच्चों? SN2 के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, इसके पास 5 बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 पार्शियल बॉन्ड्स हैं। ओके, अब क्या होगा, इन दोनों के पास आधा आधा होता है, उसको पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। अब क्या होता है इस केस में, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने मिथाइल डाल दिया, देखो बल्कीनेस बढ़ गया, क्राउडिंग बढ़ गई ना। तो अब क्या होगा, अगर ये भी क्राउडेड होगा तो इसका आना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे क्राउडिंग और डिस्टेबलाइजेशन यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो अटैक क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अटैक क्या होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसके लिए SN2 जो आपका प्राइमरी या सिंगल, देखो ये है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये है आपका सिंगल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये मिथाइल, जो आपका मिथाइल कार्बोकैटायन होता है न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर सबसे अच्छे से काम करेगा क्योंकि वहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग होगी, सिर्फ हाइड्रोजन की क्राउडिंग होगी। तो न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक काफ़ी आसानी से मार पाएगा वो। बैक अटैक करने के कारण वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और ये काफ़ी इजीली और फास्ट होगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ता है, जैसे देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया इस हाइड्रोजन की जगह पे, तो यहाँ बल्कीनेस बढ़ गया, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन की जगह एक और मिथाइल ग्रुप आ गया और बल्कीनेस हो गया और डिफिकल्ट हो गया अटैक। और यहाँ टर्शरी के ऊपर तो भाई पूरी तरीके से बल्कि है, इसका निकलना भी मुश्किल हो गया, इसका आना भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग होगी
और सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडिंग होगी और डीस्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब SN1 के बारे में बात करेंगे। यह है SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि प्लेनार है, ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट था SN1 2 में, और SN1 में आपको कार्बोकटायन, ये प्लेनार है, इसमें बल्कि ग्रुप अगर बढ़ भी रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे स्टेरिक रिलीफ मिलता है स्टेबलाइजेशन में बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। अब क्या होता है इस केस में, जितना ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये सेंटर को छोड़ रहे हैं। अब क्या होता है, ये कार्बोकटायन है तो इसके कंपैरिजन में इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, सेंटर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस केस में, और यहाँ पे 3 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, बट इस केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा कार्बन होगा। तो टर्शियरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन द कार्बोकटायन। तो यहाँ पे आपका स्टेबलाइजेशन यानी ये स्टेरिक रिलीफ क्यों मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस से। देखो आप बोलोगे बल्कि तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे बल्कि इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। क्यों? बल्कि ग्रुप यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सब्सटीट्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है। स्टेबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के कारण इंक्रीज हो रहा है। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है टर्शियरी कार्बोकटायन को। नाउ secondly, the carbocation intermediate is stabilized by the positive inductive effect of alkyl substitution and also by hyperconjugation effect of the alkyl substitution containing the alpha hydrogen. ये जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि उस पर अल्काइल सब्सटीट्यूशन है। और दूसरी बात यह है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी अल्काइल सब्सटीट्यूशन को अल्काइल सब्सटीट्यूशन के कारण अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। रिजल्ट क्या होता है, जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो मोर फेवरेबल होता है टर्शियरी हलाइड के लिए। तो अब हमने ये जो इतना पढ़ा वो इसलिए क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है वो टर्शियरी हलाइड के वजह लिए फेवरेबल है। उसके कारण यही है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, उसके वजह से टर्शियरी हलाइड के ऊपर SN1 मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लीस्ट फेवर्ड इन अ प्राइमरी हलाइड, और ये बहुत कम फेवर्ड होता है कहाँ पे, प्राइमरी हलाइड्स में। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्रामेटिकली एज शोन बिलो। इस चीज़ को हम डायग्राम की मदद से यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये आपका क्या है, नॉर्मल मिथाइल या अल्काइल हलाइड है। ये आपका अल्काइल हलाइड है, मिथाइल हलाइड है। तो यहाँ से SN1 रेट इंक्रीज होगा टर्शियरी के लिए, मतलब यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे SN1 रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। SN2 जो है वो सबसे कम टर्शियरी पे होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, प्राइमरी, मतलब प्राइमरी से मिथाइल अल्काइल पे होगा। SN2 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, एंड हियर SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, SN1 टर्शियरी के लिए फेवरेबल है और SN2 अल्काइल के लिए, कार्बोकटाइन के लिए फेवरेबल है। ठीक है, जो टर्शियरी हलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यानी टर्शियरी हलाइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो टर्शियरी हलाइड के ऊपर SN1 मैकेनिज्म के तहत अटैक करेगा। ठीक है, और SN2 में क्या होगा, प्राइमरी हलाइड यूज होगा। सेकेंडरी हलाइड रिएक्ट विद द आइदर मैकेनिज्म ऑफ द मिक्स्ड मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द एक्सट्रैक्ट कंडीशन। अब देखो जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है, हाँ, वो SN1 SN2 दोनों के लिए एक समान से ही काम करेगा। वो डिपेंड करेगा कि फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा किसके लिए है, उस पर कार्बोकटायन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। सेकेंडरी SN1 और SN2 दोनों ही मैकेनिज्म के लिए एकदम सुटेबल है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, SN1 के लिए कौन सा सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, SN2 के लिए। ठीक है, नाउ टेम्परेचर कंडीशन क्या दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी कार्बोकटायन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10.4 का। प्राइमरी अलाइलिक एंड द प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड्स शो हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, एक्सप्लेन। देखो जो प्राइमरी अलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड्स हैं वो हायर रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म के लिए देते हैं।
हाँ, देन द अदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, वो अदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, देखो प्राइमरी है तो SN2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे SN1, अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों SN1 मैकेनिज्म क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन, SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। आपका ये जो SN1 रिएक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। इसमें जो अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है ये क्या फॉर्म करेगा, आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करके देंगे आपको, रेजोनेंस स्टेबलाइज। हेंस SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड, और इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म फेवर्ड रहेगा, SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड रहेगा। देखिए क्यों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है अलाइलिक कार्बोकटायन का। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट होकर यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, वही हुआ है। और फिर से ये पॉजिटिव चार्ज अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आता है, अगर मैं कुछ तरह से ये पाई बॉन्ड अगर मैं इस जगह पे रेजोनेट करके लेके आता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ पे डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। ओके, क्यों ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस जगह से इस जगह पे शिफ्ट हो गया है। अब ये पाई बॉन्ड देखता है कि पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो ये वापस से यहाँ पे आता है और पॉजिटिव चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाता है। ऐसा लगातार होते रहता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइलिक कार्बोकटायन। SN1 फेवरेबल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बेंजाइलिक के लिए देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये रेजोनेंस बेंजाइलिक रेजोनेंस कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर है। कार्बोकटायन कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है बेंजाइलिक को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये पांचों स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजाइलिक कार्बोकटायन का, आप लोग को इसे ड्रॉ करके लेना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपको एक बार ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं अटैक क्यों हो रहा है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका एक कार्बोकटायन वाला एरिया ये है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो कि इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड ये जो बॉन्ड है इस जगह पे ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर डेवलप होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते वो ट्रांसफ़र होते होते वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो अब हम देखेंगे कि मेनली वो कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो कार्बोकटायन है वो इस जगह पे डेवलप होगा। उसके बाद इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आएगा। आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो कार्बोकटायन इस वाले कार्बन पे आ गया। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और कार्बोकटायन आपका यहाँ पे डेवलप होगा। और लास्ट में इसको स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड फिर से यहाँ पे आएगा और आपका कार्बोकटायन यहाँ पे डेवलप होगा। अब क्या होता है, मुझे देखना है कि किन पोजीशंस पे कार्बोकटायन का चार्ज डेवलप हुआ है, वो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। जैसे कि पहले इस वाले ग्रुप में ओरिजिनल पोजीशन आ गया तो यहाँ पे एक कार्बोकटायन डेवलप हुआ था, यहाँ पे एक कार्बोकटायन डेवलप हुआ था और यहाँ पे एक कार्बोकटायन डेवलप हुआ था, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कौन से एरियाज़ हैं, यह ऑर्थो ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, ठीक है। तो कार्बोकटायन आपका कहाँ डेवलप हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक मारेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर फेवरेबल पोजीशंस क्या हो गई हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन इज मोर फेवरेबल पोजीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, ठीक है। तो मेनली अब आपको समझ में आया ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। वहाँ पे ही आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिसके कारण कि ऑर्थो और पैरा अटैक पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 10.6.4 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। पहला देखेंगे हम नेचर ऑफ द सब्सट्रैक्ट, सेकेंड देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, थर्ड देखेंगे हम लोग सॉल्वेंट पोलैरिटी। चलिए फिर शुरू करते हैं नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो जुड़े रहें रिवीजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।